We cannot have a death penalty. नमस्कार, डीडी न्यूज पर हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। वायदा पूरा। जी हां, आज एक ऐतिहासिक ऐलान हुआ। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज दिल्ली में एक ऐतिहासिक ऐलान किया और वन रैंक वन पेंशन के ऊपर उन्होंने सरकार ने जो वादा किया था उसको पूरा करते हुए ऐलान किया कि अब से जल्द ही जो है वन रैंक वन पेंशन की जो योजना वो लागू कर दी जाएगी और इसके लिए सरकार ने 1 जुलाई 2014 से इसको प्रभावी किया है। और साथ साथ ये भी बात है कि इस ओआरओपी के आकलन के लिए यानी जो बेस ईयर है वो 2013 का इसका बेस ईयर रखा है। 40 साल से ये मामला लटका हुआ था और बीते कई सालों से लगातार देश के सैनिक और पूर्व सैनिक इसके लिए लगातार डिमांड कर रहे थे, वन रैंक वन पेंशन की मांग कर रहे थे और 40 साल के बाद जो है आखिरकार ये वादा पूरा हुआ। और ये जो वादा पूरा हुआ, ये जो ऐलान हुआ है, ये अपने आप में बहुत अहम है, न सिर्फ पूर्व सैनिकों के लिए बल्कि सरकार के लिए और खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए क्योंकि मैं आपको याद दिला दूं कि 2013 में, जी हां, करीब करीब 15 सितंबर की तारीख थी। 15 सितंबर 2013 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे जाहिर तौर पे, 2013 में उनकी जो पहली सभा हुई थी, भाजपा ने जब उनको अपने प्रधानमंत्री पद का उनको उम्मीदवार घोषित किया था, उसके बाद रेवाड़ी में, हरियाणा में जो उनकी पहली सभा थी, उस पहली सभा में उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने ये पहला वायदा किया था कि देश में जल्द ही ओआरओपी यानी वन रैंक वन पेंशन को लागू करेंगे। तो इसलिए अपने आप में ये बड़ा फैसला, इसी पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ स्टूडियो में 3 मेहमान मौजूद हैं। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ सी उदय भास्कर साहब हैं। उदय भास्कर साहब रक्षा मामलों के विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया उदय भास्कर साहब आपका। ब्रिगेडियर रुमेल दहिया हमारे साथ, डीडीजी IDSA इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस के। हमारे साथ तीसरे मेहमान कैप्टन मनोज तायल हैं। कैप्टन मनोज तायल फिलहाल जो है कॉरेस्पॉन्डेंट मैगजीन के एडिटर हैं। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। इससे पहले कि मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊं, तीनों लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं लूं, पहले रिपोर्ट देख लेते हैं कि दरअसल आज जो ऐलान हुआ उसके ऊपर हमारी रिपोर्ट है। कुल मिलाकर उसको देख लेते हैं, समझ लेते हैं, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। वन रैंक वन पेंशन के लिए पूर्व सैनिकों का लंबा इंतजार आखिरकार खत्म ही हो गया। पूर्व सैनिकों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने शनिवार को ओआरओपी लागू करने की घोषणा कर दी। has taken a decision to implement the OROP. In simple terms, OROP implies that uniform pension be paid to armed forces personnel retiring in the same rank with the same length of service regardless of their date of retirement. सरकारी खजाने पर तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बोझ के बावजूद सरकार ने वन रैंक वन पेंशन पर आगे बढ़ने का फैसला किया। इसके तहत हर 5 साल में पेंशन का पुनः निर्धारण किया जाएगा। हालांकि जिन लोगों ने स्वेच्छा से सेवानिवृत्ति ली है उन्हें ओआरओपी का लाभ नहीं मिलेगा। ये योजना 1 जुलाई 2014 से लागू होगी। साथ ही एरियर्स का भुगतान 4 छमाही किश्तों में होगा। हालांकि शहीदों की विधवाओं को पूरे एरियर्स एक ही किश्त में मिलेंगे। जो सरकार ने वन रैंक वन पेंशन का अप्रूवल जो बोला है वो अच्छा है और हम इसको सेटिस्फाइड है कि जो हमारी डिमांड अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुई थी वो सरकार ने मान ली है। एनडीए गवर्नमेंट में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बहुत ज्यादा काम करके आज जो डिसीजन दिया है और करीबन 12,000 करोड़ रुपए का एरियर तक का भी ऐलान कर दिया। और सबसे अच्छा कहा कि जो विडोज हैं, वार विडोज हैं, उनके एरियर एकदम में ही दे दिए जाएंगे। ये हमारी मांग सन 1973 से थी और इस पर किसी सरकार ने कोई काम नहीं किया था और हम लोगों का थोड़ा सा मजाक भी उड़ाया गया था। ये मनमोहन सिंह सरकार के जरिए 500 करोड़ रुपए देके कहा हमने वन रैंक वन पेंशन सैंक्शन कर दिया है। इन सब कमियों को आज मोदी जी ने दूर किया है। सरकार का अनुमान है कि ओआरओपी एरियर्स के लिए अतिरिक्त 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए का बोझ बढ़ेगा। यूपीए सरकार ने ओआरओपी को लागू करने के लिए महज 500 करोड़ रुपए के बजट प्रावधान की घोषणा की थी, लेकिन यूपीए के शासनकाल में ये कभी लागू ही नहीं हुआ। भूतकाल में कांग्रेस के समय में ही सेना के जवानों को पेंशन को कम करने का फैसला
1973 में लिया गया और जब कांग्रेस की सरकार थी, उसकी अंतिम घड़ियां थी, तब वन रैंक वन पेंशन के लिए सिर्फ 500 करोड़ रुपए का आवंटन कर सेना के जवानों का एक तरह से मजाक भी उड़ाया गया था। वन रैंक वन पेंशन के अनुसार सभी सशस्त्र सेनाओं के जवानों और अधिकारी जो समान रैंक पर सेवा की समान अवधि के बाद सेवानिवृत्त होंगे, एक जैसी पेंशन के हकदार होंगे, भले ही उनकी रिटायरमेंट की तारीख या साल कोई भी क्यों ना हो। उदाहरण के तौर पर 1996 से पहले सेवानिवृत्त हुआ एक सिपाही 2006 के बाद रिटायर हुए सिपाही के मुकाबले 82% कम पेंशन पाता है। इसी तरह सेना का एक मेजर स्तर का अधिकारी जो 1996 से पहले रिटायर हुआ है, 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए मेजर से 53% कम पेंशन पाता है। ओआरओपी के लागू होने के बाद 25 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिक और 6 लाख शहीदों की विधवाओं को फायदा मिलेगा। वन रैंक वन पेंशन की पूर्व सैनिकों की मांग लगभग 4 दशक पुरानी है, जिस पर एक के बाद एक सरकारें टाल मटोल करती आई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा ओआरओपी लागू करने की घोषणा निश्चित तौर पर लाखों वीर सैनिकों के लिए एक बड़ी राहत और मुस्कान लेकर आई है। ये राजपथ हर साल साक्षी होता है हमारे सैन्य शक्ति का, राष्ट्र के शक्तिबोध का, और आज इतिहास साक्षी हुआ है हमारे सैनिकों की 4 दशक लंबी मांग के तार्किक समाधान का। ये वादे को पूरा करने का प्रमाण है, ये सरकार की प्रतिबद्धता का प्रमाण है। सरकारी खजाने पर भले ही 10,000 करोड़ रुपए का अधिभार आए, लेकिन सरकार ने यह साफ किया है कि प्राण प्रण से मातृभूमि की रक्षा करने वाले हमारे सैनिकों की समस्याओं के समाधान में धन की कमी कहीं भी आड़े नहीं आएगी और सरकार उनकी समस्या के समाधान के लिए प्राण प्रण से ही तत्पर रहेगी। सहयोगी नंदिता डागर और कैमरामैन आरके के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो 40 साल से जो समस्या लटकी थी, आज उसके ऊपर बड़ा ऐलान हुआ। उदय भास्कर साहब, कैसे देखते हैं इसको आप? हालांकि कुछ आवाजें अभी भी आ रही हैं कि भाई इसमें ये कमी रह गई, वो कमी रह गई। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा है कि उसके बारे में बात की जाएगी, कैसे उसको एड्रेस करना किया जाएगा। जाहिर तौर पर जब कोई भी सरकार ऐलान करती है तो बात हमेशा ये होती है, ये दिल मांगे मोर लेकिन फिर भी इतना बड़ा ऐलान कैसे देखते हैं? साहब, सबसे पहले मैं कहूँगा कि जो मुद्दा, जैसे बार बार आपके रिपोर्ट में भी कहा गया है, अमित शाह साहब ने भी कहा है, ये ओआरओपी का जो मसला है, ये पिछले 42 साल से, यानी कि प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के ज़माने में ये निर्णय लिया गया था कि फौजियों की जो पेंशन है उसको एक प्रकार से सिकुड़ जाएंगे और साथ साथ उनकी पेंशन की जो प्रोविजंस है वो सिविलियन जो हमारे वर्कफोर्स है उससे अलग होगा। यानी कि जो मैं आज कहना चाहता हूँ कि जो गलती एक प्रकार से 22 साल पहले हुआ था, आज एक राजनीतिक निर्णय से उसको सही पटरी पे लाने की कोशिश हो रही है। तो इसलिए इसको ज़रूर स्वागत करना चाहिए। जबकि पिछले कुछ महीनों में ऐसा लग रहा था कि शायद ये फिर एक प्रकार से इसके ऊपर एक रुकावट आएगी, तो इसलिए सबसे पहले स्वागत ज़रूर करना चाहिए। पर साथ साथ इसके जो बिंदु हैं उसके ऊपर एक प्रकार का स्पष्ट तरीके से व्याख्या की ज़रूरत है, क्योंकि एक खास इसमें बिंदु है और अभी भी मुझे नहीं लग रहा है कि इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन है कि सर्विस में जो लोग प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेते हैं, और मेरे ख्याल से गलती से उन्होंने इसको एक प्रकार का शब्दकोश का प्रयोग किया है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, जो कि फौज में नहीं होता है। फौज में केवल 3 प्रकार के प्रोविजंस हैं कि सुपर एन्युएशन, यानी कि हर एक रैंक का एक उम्र होता है। मान लीजिए जिस रैंक से मैं रिटायर हो गया था 56 साल का, एक हमारा जवान हो सकता है जो कि 32 साल में बाहर जा सकता है, मेजर साहब किसी और उम्र पे, यानी कि सुपर एन्युएशन एक प्रोविजन है। दूसरा है, आप मान लीजिए आप किसी प्रमोशन या वर्क पे आप अगर आगे नहीं बढ़ सकते हैं, 3 बार होता है सिलेक्शन, उसके बाद होता है प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जिसको पीआर कहते हैं, और एक बहुत छोटा वर्क है जिसको कई कारणों की वजह से मेडिकल या कंपैशनेट आप फौज को जल्दी आपको जाना पड़ता है, वो अलग कैटेगरी है। तो आज जो पर्रिकर साहब ने कहा है कि हम ओआरओपी जो स्कीम है लागू करेंगे, अलग अलग उन्होंने 2014 वगैरह की बात की, परंतु जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है वो कैटेगरी को उन्होंने कहा कि इन्हें ओआरओपी का प्रोविजन नहीं मिलेगा। ये एक बहुत भारी पॉइंट है, क्योंकि इससे करीब 40% से ज़्यादा, 40% से ज़्यादा जो फौज के जो पूर्व सैनिक हैं वो इस कैटेगरी में आएंगे। यदि उनको ओआरओपी का प्रोविजन नहीं मिलेगा, मुझे लगता है कि ये जो स्पिरिट है ओआरओपी का,
जो मैंने कहा 1973 में जो एक प्रकार का गलती हुआ था, सांस्थानिक गलती, वो सही प्रकार से हम सुधर नहीं पाएंगे और इससे मैं कहूंगा हमारे फौजी काफी निराशा होंगे। पर एक जो डिसीजन है मैं उसको जरूर रेखांकित करना चाहता हूं, जो विडोज हैं, वॉर विडोज, बिल्कुल जो उनके लिए बहुत बड़ी विधवाएं हैं, उनका संख्या करीब 6 लाख है जी। अगर मोदी सरकार इसी महीने में सितंबर से लेके अक्टूबर 1 तक इनके लिए जो एक टाइम पेमेंट है उसको अगर वो अप्रूव करके उनके बैंक में अगर चला जाता है, ये एक बहुत बड़ी सफलता होगी, इंसानियत है इसमें और ये जरूर लोग याद करेंगे। जी बिल्कुल, इस बारे में कहा गया कि जल्द से जल्द इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए और जितनी शहीद सैनिकों की जो विधवाएं हैं उनको वन टाइम जो है उनकी जो बकाया राशि है वो पेमेंट हो जाएगी, ये सरकार ने ऐलान किया है। मनोज तायल जी, ये जो वीआरएस वाला इश्यू तो थोड़ा सा आ रहा है। साहब वीआरएस मत कहिए। वीआरएस मैं नहीं कहता, चलिए प्रीमेच्योर रिटायरमेंट मैं माफी चाहूंगा, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट का इशू है, इसको आप कैसे देखते हैं? जैसे मैंने कहा, मनोहर पर्रिकर साहब ने कहा है कि भाई अब जो इशू रह गया उन पर भी बात होगी और उसको भी सॉल्व करने की कोशिश होगी, पर फिर भी क्या आपको लगता है कि ये बहुत बड़ा इशू है? जी, जो रिटायर कर रहा है, जो पहले रिटायर कर रहा है, नेचुरली उसकी तनख्वाह कम होगी जो बाद में रिटायर कर रहा है, जो पूरी लेंथ ऑफ सर्विस से काम कर रहा है, तो उसकी तनख्वाह जो पहले रिटायर कर रहा है उससे कैसे इक्वेट करने की कोशिश कर रहे हैं। एजिटेशन जो पूरा ये है बेस, मैं ये नहीं कह रहा कि सरकार ने दिया है, बट मेरे को और चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, जो मिल रहा है। जब आप ज्वाइन करते हो सर्विस तब आपको पता होता है टेबल पे क्या क्या है जी, कुछ अंधेरे में नहीं रखा जाता। जब पूरी सर्विस कर ली, देन आई वांट, नहीं मेरे को और ये मेरा ये रह गया पॉइंट, मेरा ये पॉइंट रह गया। सिविल सर्विसेज वाले को इतना मिलता है, जो हमें लड़ाई लड़नी चाहिए या जो मिला है पहले हम उसको एक्सेप्ट करें। उसको तो सबने कहा है, सबने स्वागत किया है। 40 साल से नहीं हो रहा था, तो एक्सेप्ट करने के बाद उसके बाद देखें कि हम उसको कहाँ से, उसके हमारी क्या क्या अगर कुछ पॉइंट रह गए हैं, जैसे कमांडर साहब ने कहा कोई बिंदु है उस पर चर्चा कर लीजिए। पर ये एजिटेशन ठीक है, मैं कर रहा हूँ, इससे कोई फर्क नहीं है ना। जो ज्यादा सर्विस करेगा उसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। अब ये है कहना कि उसको फौजी जो है 32 साल का, 35 साल का वो जाता है, तो बट बाहर जाके दूसरी और नौकरियां करता है। जी जी, कोई खेती बाड़ी करता है। अब सबको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। सरकार को अगर ऐसी बात है तो कुछ और एवेन्यूज देखने चाहिए उसको, और सिविल में एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, बट उसको इस बात से लिंक कर देना। लेकिन ये इसके अलावा मैं कैप्टन तायल, एक बड़ी बात जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि ये पहला वादा था नरेंद्र मोदी जी का, जब उनको भाजपा ने प्रधानमंत्री पद का अपना उम्मीदवार घोषित किया था, तो रेवाड़ी में जब उन्होंने सभा की तो पहला वादा था। पीछे बैकड्रॉप में उस वक्त पार्लियामेंट थी और तब भी लोगों ने बहुत सवाल उठाए थे कि इतना आसान नहीं है। और मैं ये भी याद दिलाना चाहूँगा, 2009 में उस वक्त जो रक्षा मंत्री थे यूपीए सरकार में, उन्होंने संसद में कहा था कि इसमें बड़े टेक्निकल है, इसमें बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं, बड़े इसमें फाइनेंशियल इशू हैं, बड़ा मुश्किल है इसको करना, इसलिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने कम से कम 1.5 साल में इसका ऐलान किया, ये अपने आप में बड़ी बात। और इम्प्लीमेंट करने की तारीख भी 1 जुलाई रखी। आप सरकार में आते हो मई में और जुलाई से इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आपको एरियाज का, जैसे आपके रिपोर्ट में बताया था, एरियाज का 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए वैसे ही मिल रहा है। बिल्कुल, और विधवाओं को वो वन टाइम पेमेंट मिल रहा है, जो सब बाकी सबको 6 इंस्टॉलमेंट्स में मिल रहा है, 4 साल में मिलेगा, उनको एक टाइम पे मिलेगा। टाइम कब होगा, सरकार को अपना फाइनेंसेस देखने हैं। एडिशनल बर्डन सरकार पे 10,000 करोड़ का आ गया एनुअली। सो सरकार सब कर रही है। अब हम इक्वेट कर रहे हैं कि सिविल में आईएएस को क्या मिलता है, वो एक अलग लड़ाई है जी। वो उसको सरकार एक अलग एंगल से देखेगी, बट जो हमको मिल रहा है पहले मेरे को उसको सेलिब्रेट करना है। जो आपने बताया उसमें मैं ये भी याद दिला दूं, 1 जुलाई 2014 की जो तारीख रखी गई है, ये वो तारीख है जिस दिन मोदी सरकार ने अपना पहला बजट पेश किया था। ये वो तारीख है। ब्रिगेडियर उमेल दहिया, आप इस पूरे मसले को कैसे देखते हैं? और क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं, पूरा देश मानता है कि आज हम अपने घरों में सुरक्षित रहते हैं, तो जाहिर तौर पर जो सीमा पर जो सिपाही खड़ा है, हम उसके कारण इस वक्त चुनौतियां इतनी बढ़ गई हैं। ऐसी चुनौती में इस वक्त भी पाकिस्तान की तरफ से जो है नियंत्रण रेखा पर, सीमा पर लगातार सीज फायर उल्लंघन होता है, चुनौतियों के बीच में, और पूरा देश का दिल जो है वो उनके साथ है। पूरा देश चाहता है सैनिकों के लिए जो हो सके वो करना चाहिए। पूरे देश की भावना थी, सरकार ने आज उसी भावना पर बढ़कर काम किया। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो सरकार ने आज निर्णय लिया है वो ऐतिहासिक है। वो ना सिर्फ लोगों पूर्व सैनिकों की पेंशन में बढ़ोतरी करेगा जी, लेकिन मेरे ख्याल से एक
एक प्रिंसिपल सेट करेगा कि फ़ौज में एक एक्सेप्शनलिज्म है, वो ऐसे काम करते हैं जो बाकी लोग नहीं कर पाते। आज जब लोग यहाँ पर जन्माष्टमी मना रहे हैं तो बहुत सारे लोग इसी वक्त पे आतंकवादियों के साथ किसी मुठभेड़ में शामिल होंगे या बॉर्डर के ऊपर गश्त कर रहे होंगे। थोड़ी देर पहले मैं उर्दू की खबर सुन रहा था तो असम में बाढ़ आई, फ़ौज को बुला लिया गया है। कुछ दिन पहले एक पटेल आंदोलन चला, जब बाकी लोग उसमें नाकामयाब रहे उसको दंगे को कंट्रोल करने के लिए, तो फ़ौज को बुला लिया गया। तो हमें मेरे ख्याल से ये बात बिल्कुल समझ लेनी चाहिए कि हर मुल्क में, सिर्फ हमारे मुल्क में ही नहीं, हर मुल्क में एक सोल्जर की एक अलग जगह होती है, क्योंकि वो ऐसे काम करता है जो बाकी लोग नहीं कर सकते। बिल्कुल। और जब हम कोई भी आदमी जब इस बात को कहता है कि बाकी लोग भी अपने काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं, लेकिन वैसे काम नहीं करते, उस खतरे के साथ नहीं करते जैसे कि एक सैनिक करता है। तो मेरे ख्याल में जो लोग इस किस्म की बात करें तो वो उस सैनिक का आदर नहीं करते। उस सैनिक को उनका रवैया इस किस्म का होता है कि ये तो हमारे चौकीदार हैं, पहरा दे रहे हैं, तो उसको उसी तरह से ट्रीट किया जाए जैसे कि हम अपने घरों में चौकीदारों को ट्रीट करते हैं अपने बिल्डिंग्स के अंदर। पहली बात तो ये है। दूसरी बात, आज जो निर्णय लिए गए हैं उसमें कोई दो राय नहीं कि वन रैंक वन पेंशन का प्रिंसिपल मानना एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बहुत दिनों से हम इस बात को, इसके सैनिक जो हैं, पूर्व सैनिक इस बात के लिए संघर्ष कर रहे थे, आदर के साथ संघर्ष कर रहे थे, राजनीतिक इसको नहीं होने दिया, कभी किसी ट्रैफिक को नहीं रोका, किसी किस्म का काम नहीं किया। जो डिसिप्लिन उन्होंने अपनी सर्विस के दौरान दिखाया है वही डिसिप्लिन के साथ उन्होंने अपना आंदोलन भी अभी किया है। और मैं समझता हूं कि सरकार ने देरी की है, जल्दी हो जाना चाहिए था, लेकिन अच्छा कदम लिया है। और दूसरा जो सबसे अच्छा काम, जो कि कमडोर भास्कर साहब ने भी बताया, कि जो विधवाओं के लिए एक मुश्त पैसा देना, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके बाद 3 चीज़ें हैं जिसका कि आपने टेलीविज़न के ऊपर, आपके टेलीविज़न पर भी आया है कि पूर्व सैनिकों ने जो बात कही है। पहली बात है जिसको सरकार ने गलती से शायद VRS कहा है, क्योंकि VRS का मतलब है कि जब आपको नौकरी छुड़वा ली जाती है समय से पहले तो आपको एक बहुत सारा इकट्ठा धन भी दिया जाता है जाने के लिए। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट जो लोग लेते हैं उनको कोई धन नहीं दिया जाता। जो ऐसे लोग हैं बहुत सारे जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट गए हुए हैं, जिसमें से एक विंग कमांडर साहब का इंटरव्यू भी आया है कई टेलीविज़न चैनल्स के ऊपर, जिन्होंने 65 की लड़ाई में वीर चक्र मिला, उसके बाद उनकी सेहत ख़राब हुई लड़ाई में हिस्सा लेने की वजह से, और उसके बाद क्योंकि उनका प्रमोशन नहीं हो सकता था तो उनको घर जाना पड़ा। ऐसे लोग, एक परमवीर चक्र हैं कर्नल साहब जो कि, या महावीर चक्र हैं जो कि पेंशन लेके, प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके बाहर गए हैं। क्या आप ऐसे लोगों की शहादत को भूल जाएंगे? और अगर वो आदमी 20 साल की नौकरी करके गया है तो उसको, क्योंकि औरोप की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है एक रैंक और बराबर की सर्विस वाले आदमी की बराबर होनी चाहिए पेंशन। वो अगर 20 साल में गया है तो उसको 20 साल वाली पेंशन दीजिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि उसको आप 25 साल की नौकरी वाले आदमी के बराबर पेंशन दीजिए, लेकिन जो आज के दिन जो 20 साल की नौकरी के बाद पेंशन ले रहा है, कम से कम उसको वो वाली पेंशन तो दीजिए। उसको अलग कर देना ये एक मेरे ख्याल में ज्यादती है, मेरे ख्याल में नाइंसाफी है, और ये ठीक होनी चाहिए। ये ठीक होनी चाहिए। ये दो बात और छोटी-छोटी इसी मसले में। दूसरी बात जो जरूरी है वो ये है कि जो 5 साल वाला रिव्यू है, 5 साल वाले रिव्यू का मतलब ये होगा कि 5 साल के दौरान 5 अलग अलग पेंशन की स्केल हो जाएंगी फिर से। तो ये जो औरोप का जो एक प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल के खिलाफ जाते हैं। एक मिनट में हम आता हूँ। कैप्टन तायल, आप इस बात से 5 साल वाली जो बात है कि भाई 5 साल में इसका रिव्यू होगा, क्योंकि कई लोगों की डिमांड है कि इसको 2 साल करना चाहिए, आप इसको कैसे देखते हैं? 5 साल बनाम 2 साल? ठीक है, अपनी अपनी नज़रिया है। पे कमीशन भी 5 साल में ही हो रहा है जी, तो इतनी जल्दी क्या आ रही है कि भाई हर 2 साल में रिव्यू करो? जो गवर्नमेंट ने एक टाइम फ्रेम, एक सोच के टाइम फ्रेम दिया गया है कि 5 साल में रिव्यू जस्टिफाइबल। जब पे कमीशन 5 साल में आ रही है, इन्फ्लेशन का असेसमेंट होता है कि कितना इन्फ्लेशन हुआ है, कितना सरकार को भी अपने फाइनेंसेस देखने होते हैं, तो समय पे लड़ना कि नहीं 2 साल में होनी चाहिए, 1 साल में होनी चाहिए, इतना कोई ज़्यादा टाइम फ्रेम को टाइट होने की भी, मेरे को आज ही दो 2 साल के अंदर भी दो और 2 साल के अंदर,
लेट्स वेट फॉर द गवर्नमेंट टू गिव्स इट सम टाइम, मे बी दे विल रिव्यू इट आल्सो। कुल मिलाकर एक कमीशन भी बनाया है उन्होंने, वो उसको रिव्यू करेंगे। हाँ जी जी जी, वो इसके लिए एक सदस्य एक न्यायिक समिति का गठन किया गया जो इस पर जो इस पर काम करेगी। हालांकि इसमें भी एक बात बोले कि हम 5 सदस्य होने चाहिए, 4, फिर वही हर चीज पे अगर एक्सेप्टेबिलिटी, एक्सेप्टेंस, ओपननेस रखो। अब उसमें 5 पहले उसको आके देने दो। मैं हमारे 3 रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे, एक रिप्रेजेंटेटिव सेंट्रल गवर्नमेंट का रहेगा, एक एक्स सर्विसमैन रहेगा। सो हर बात को, अपनी बात को मनाना, एक अपने बात को इन्फोर्स करना, एक थोड़ा बहुत लीवे भी देना चाहिए। सरकार जो कर रही है अच्छा काम, उसको हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, हम अपनी बात रखे जा रहे हैं। एक्सेप्ट सब कर रहे हैं, सबने इसको एक्सेप्ट किया और जाहिर तौर पर पूरे देश ने भी ये सैनिकों को जाएगा 10,000 करोड़ हो, 12,000 करोड़ हो, इस पर पूरे देश में भी इस पर कभी कभी उंगली नहीं उठती, क्योंकि लोगों को लगता है कि नहीं, ये सिपाही हैं देश के, इनको पूरी तरह से जो है देश जितना दे सकता है वो देना चाहिए। उदय भास्कर साहब, कुल मिलाकर अब इसमें जो कई सारे प्रावधान हैं, इसको लागू इम्प्लीमेंट करना कितना बड़ा आप देखते हैं कि सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण रहेगा? इस पर खर्च है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि जाहिर तौर पे जो खर्च है सरकार ने भी साफ किया है और पूरे देश को भी लगता है कि ये खर्च मामूली है सेना की जो सर्विसेज होती है उसको देखते हुए। साहब, भारत सरकार के लिए जो कि हर एक साल, आप फौज की बात छोड़िए, जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर के लोग हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, स्टेट गवर्नमेंट में हो, पब्लिक सेक्टर में हो, हमारे विश्वविद्यालय में हो, कॉलेज में हो, जो सरकार के जो पे रोल पे हैं, उनको जब भी डीए का इंक्रीज होता है वो बहुत बारीकी तरीके से हर एक व्यक्ति को अपने बैंक बैलेंस तक पहुंचाते हैं। मैं एक पेंशनर हूं, मेरे बैंक में भी डीए अलग आ जाता है, सही प्रकार से, सही कैलकुलेशन से जी। तो मेरा व्यक्तिगत राय ये है कि भारत सरकार के लिए और इतने जो हमारे फाइनेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट के जो भी लोग हैं, ये इस पेंशन इंक्रीज हो, उसके जितने भी बिंदु हैं उनको वो ज़रूर लागू कर सकते हैं। केवल हमें ये राजनीतिक निर्णय की एक प्रकार का ज़रूरत था। साथ साथ फाइनेंस मिनिस्ट्री और आज पारिकर साहब ने कहा कि 10,000 करोड़ तक हम अरियर्स भी इसको हम कर सकते हैं। इसलिए मैं काफ़ी विश्वास के साथ डीडी न्यूज़ पे कह रहा हूँ, आज जैसे रोमेल साहब ने कहा कि जन्माष्टमी का दिन है, साथ साथ ये 1965 युद्ध का आज 50वां साल है, कल सितंबर 6 तारीख है। बिल्कुल। तो जितने भी हमारे वॉर विडोज हैं अभी, अगर सरकार आज 5 तारीख है, और मुझे पूरा विश्वास है कि उनके पास ये क्षमता है कि अगले 3-4 हफ्तों में ये जो 6 लाख हमारे विडोज हैं उनके फैमिलीज को ये जो बेनिफिट है ये जरूर कर सकते हैं। और साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि ये 2 साल का रिव्यू जो वेटरन्स के तरीके से आया था, इसका एक प्रिंसिपल है। यहाँ पे मैं तयाल साहब से मेरा कुछ सोच विचार अलग है। ये ऐसा कोई अनरीजनेबल डिमांड नहीं है, क्योंकि मैं ऐतिहासिक रूप से याद दिलाना चाहता हूं 1947 में आजादी के बाद 1973 इंदिरा गांधी जी के हुकूमत तक ओआरओपी का प्रोविजन लागू था। हर एक हमारे अफसर और जवान जो रिटायर हो रहे थे उनका हर एक साल पे उनका रिव्यू हो रहा था। डिमांड शायद कोई भी नहीं कहेगा इसको। मैं कह रहा हूं ये प्रोसीजरली भी हो रहा था। और आपको अशोक जी ये भी शायद ये बड़ी दिलचस्पी की बात है कि 47 में जब फौजियों का जो तनख्वाह था, आजाद भारत ने कहा कि इसको कम करना चाहिए, सिविलियन लेवल से कम रखा करो। तो जितने भी हमारे कर्नल मेजर साहब थे उनकी जो तनख्वाह है उस जमाने में करीब 300-400 रुपया उन्होंने अपने आप स्वीकार किया कि रिडक्शन कम हो जाए। उस वक्त सरदार पटेल साहब, जिसकी याद बार बार हम हमारे देश में करते हैं, उन्होंने एक चिट्ठी में पंडित जी से कहा कि ये जो हमारे फौजियों के ऊपर जो हम इस वक्त एक्सपेक्टेशन डाल रहे हैं ये जस्ट नहीं है। यानी कि आपने एक एग्जीक्यूटिव डिसीजन ले लिया, आप इनका ख्याल रखिए। आज फौजियों में शायद जब हम सेंटिमेंट की बात करते हैं, ये बार बार कहा गया कि ये डिमांड है इनका, ये गलत है। रोमेल ने बिल्कुल सही प्रकार से इन्होंने कंपैरिजन दिया कि ये कोई चौकीदार नहीं है कि आप कहें कि भाई सरकार जो है इनको कुछ पैसे दे देगा। ये इज्जत का सवाल है, बड़ा संवेदनशील है। और इसलिए हमको देखना है कि मैंने पहला शुरुआत किया कि गलती जो हुआ है उसको इंदिरा गांधी जी के जमाने में उसको अभी सही करने की कोशिश हो रही है। तो
सरकार के पास क्षमता है। पॉलिटिकल डिसीजन लिया गया। एक बड़ी बात यह है कि और ये पॉलिटिकली सरकार ने इस बार बिल्कुल क्योंकि जो चीज 40 साल से नहीं हो रही थी, आज मोदी साहब ने किया तो हम इसकी खूबी करते हैं, पर इन बिंदुओं का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रीमेच्योर रिटायरमेंट और रिव्यू आफ्टर 2 इयर्स। बिंदु कहे ब्रिगेडियर दहिया साहब, जो मनोहर पर्रिकर साहब ने भी कहा, उन्होंने कहा कि जो चीजें रह गई उस पर जरूर बैठकर बात होगी। तो ये सरकार पॉजिटिव उसमें है, चाहती है कि भाई और भी बात हो, एक स्टेप उठाया, आगे और भी कदम चले जा सकते हैं, बैठकर बात, बहुत सारी चीजें चर्चा। मैंने टेलीविजन पर रक्षा मंत्री जी का बयान भी सुना और उसके बाद गृह मंत्री जी का बयान भी सुना। उन्होंने कहा कि जो कमी रह गई है उसको दूर करेंगे। ये भी मेरे हिसाब से एक बहुत ग्रेसफुल तरीका है इस मुद्दे का हल निकालने का। मेरे हिसाब से ये इसलिए ये भी हल हुआ है कि सरकार को ने ये बात अच्छी तरह से समझ ली कि नैतिक तौर पे मेरे ख्याल से ये अन्याय जो है एक सैनिकों के साथ हो रहा है और देश पूरा सैनिकों के इस बात से सहमत है, तो इसलिए ये फैसला लिया गया है। मैं उसकी सराहना करता हूँ पूरे तौर पे। और इसकी बात की भी सराहना करता हूँ कि हमारे जो महत्वपूर्ण मंत्री लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि जो कमी रह गई है उनका हल निकाला जाए। तो इसमें ये दो चीज, एक तो ये बहुत संक्षिप्त में आपको कहूंगा, एक तो VRS का जो मामला है, जो कह रहे हैं प्रीमेच्योर रिटायरमेंट, जो जिसको सही तरीके से कहना चाहिए, एक तो उस मुद्दे को जरूर हल निकालना चाहिए। उसके बाद जो बात मनोज जी कह रहे थे कि अभी 3 आदमी और ले लो, 4 आदमी ले लो, मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई ऐसी डिमांड है कि जो एक पत्थर पे लकीर खींची गई है। उन्होंने ये कहा है, सिर्फ उनका ये कहने का मतलब है कि ना तो किसी पे कमीशन में जो हर 10 साल बाद आता है उसमें किसी सैनिक का प्रतिनिधित्व उसमें होता है कि वो अपनी बात वहां पे कह सके। जी। और ना जो है यहाँ पे आप, जबकि आप पीछे कमेटी ऑफ सेक्रेटरीज बनी थी कैबिनेट सेक्रेटरी के नीचे, उसमें भी जो है किसी सैनिक को नहीं लिया गया था, तो एक तरफा फैसला हो गया। सैनिकों के मन में एक बात घर कर गई है कि उनकी जो बातें हैं वो सही तरीके से किसी भी कमेटी के सामने रखी नहीं जाती हैं। ये सेंटीमेंट, इसलिए अगर 5 आदमियों की कमेटी मत बनाइए, आप 3 की बना दीजिए। मैं उसमें आता हूं कि जब ये बात खुद रक्षा मंत्री ने कहा कि इन सब चीजों पे डिस्कशन होगा, चर्चा होगी, तो मुझे लगता है कि जब पॉजिटिव दिशा में है। मनोज जी, आप सिर्फ कैप्टन मनोज, आखिरी बात आपकी, सरकार पॉजिटिव उसमें दिख रही है, आपको लगता है जो अनरिजॉल्व इश्यूज हैं उनकी तरफ भी आगे बढ़ा जा सकता है और ये मामला जो है एमिकेबली, अगर 40 साल बाद हम यहाँ तक पहुंचे हैं तो इससे आगे भी बढ़ सकते हैं। डेफिनेटली मंत्री जी ने खुद कहा है और रिव्यू कमेटी रखी है, 6 महीने के बाद टाइम दिया है। जो इश्यूज हैं, पेंशन का इशू है, जैसे कि भाई आप किसको कितना मिलना चाहिए, तो जब सरकार हर चीज़ के लिए एक बार कोशिश कर रही है, एक बार अनाउंस कर रही है, तो समय भी देना चाहिए, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। एक्सेप्ट सबने किया है। समय जाहिर सी बात है, समय की बात है। कोई सारी इसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, कई सारी इसमें चीज़ें थी और जाहिर तौर पे जैसा हम बार बार कह रहे हैं कि जो मुद्दा 40 साल से लटका था, अगर आज उस दिशा में सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए पहला कदम आगे बढ़ाया तो हमें उम्मीद करनी चाहिए कुछ कदम और आगे बढ़ेगी, सरकार जरूर बढ़ेगी और सैनिकों के मन में जो है, उनके मन में जो आशंकाएं हैं, उन आशंकाओं को भी दूर किया जाएगा। और जाहिर तौर पर पूरा देश सैनिकों को हमेशा सलाम करता है और इसलिए देश के बजट पर जो खर्च आता है वो कम से कम आम आदमी को उसकी चिंता नहीं। आम आदमी चाहता है कि देश के सैनिकों के लिए जितना हो सकता है करना चाहिए। हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि जब कभी भी देश के आम लोगों से सैनिकों के लिए, जब रक्षा के क्षेत्र में जब कभी भी कहा गया है कि देश को जरूरत है, पूरे देश ने दिल खोल करके जो है अपनी संपत्ति जो है देश के लिए दी है, देश की रक्षा के लिए दी है, देश के सैनिकों के लिए दी है। तो इन देश के सैनिकों को सलाम करते हुए, सरकार के इस पहले कदम को सलाम करते हुए फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। आप तीनों यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए। लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला जारी है, लगातार देखते रहिए। नमस्कार।